साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है कि जिन भाइयों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है और जिनको सच सुनने की आदत ही नहीं है, कृपया आप वीडियो आगे देखें ही ना। दोस्तों, आज के इस मंथन में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक डायरेक्टर है जो फिल्म बनाना चाहता है, और वो फिल्म बनाना चाहता है लेकिन उसकी फिल्म बन क्यों नहीं रही है। तो वो डायरेक्टर क्या बोलता है, एक फिल्म का सीन है, तो उसमें वो बोलता है कि मेरी कहानी का पता नहीं, मेरी कहानी का पता नहीं, मेरे डायरेक्टर का ठिकाना नहीं, फाइनेंसर बोलता है पैसे नहीं दूंगा, हीरो बोलता है डेट नहीं, और हीरोइन बोलती है मैं कपड़े नहीं उतारूंगी, मैं तो कपड़े पहनूंगी। तो फिर मेरी फिल्म बनेगी कैसे। ये सिचुएशन हमारे पर बैठ रही है। जो जितने भी डिफेंस के पूर्व सैनिक, चाहे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों के हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो अपने एक्स में दिए वो अलग अलग, साथ में हमारा टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट अलग अलग, आर्मी एक्ट अलग अलग, ठीक है ना। डिफेंस सर्विस रेगुलेशन हम सभी पे एक लागू होता है, ठीक है ना। नेवी रूल अलग, एयरफोर्स रूल अलग। तो फिर किस हिसाब से जो हमारी पेंशन रेगुलेशन है उसमें भी अलग। तो फिर आखिर मतलब ये वन रैंक वन पेंशन कौन सी देना चाहते थे। और ये जो अपेंडिक्स एक्स है, जो कभी छोटा सा भूत भी बन के हमारे सामने नहीं आया, आज बहुत बड़ा जिन बन के हमारे सामने आ गया। आज HCO के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने नेवी के चीफ को लिखा है कि भाई आखिर आपने एक सिपाही से लेके और ऑनरी लेफ्टिनेंट तक आपका टर्म्स एंगेजमेंट जब 98 में 28 और 30 था, तो फिर इन लोगों को आप 5-5 साल, जो सूबेदार मेजर थे उस अनइक्विवेलेंट, उनको 5-5 साल क्यों बढ़ाते गए उनको भाई। आप उनको 57 साल तक, 58 साल तक, 60 साल तक नौकरी करवा दी। क्यों उस सिपाही को आप लेते चले गए आप 28-30 और उसके भी आगे। ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जो नेवी के जो चीफ है वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं कि जब उनको 30 साल के बाद में आज कुछ मिल नहीं रहा है तो उनकी नौकरी क्यों बढ़ाई थी। वही प्रश्न हम करते हैं कि जब आपने 2 साल एक्सटेंशन किया था आर्मी का, तो उस टाइम आपने हमारा प्रमोशन क्यों मतलब रखा उसके अंदर। और प्रमोशन रखा तो उस प्रमोशन का रखा तो हमने नौकरी की, और तो नौकरी की तो फिर अभी पेंशन देने में तकलीफ क्या हो रही है। फिर रही यार ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की बात है, ये वो रैंक है JSU वार के लिए जो एक इंक्रीमेंट नहीं लेती लगने के बाद, ना लेफ्टिनेंट ना कैप्टन। फिर भी जो आज के लोग शासन कर रहे हैं, इनसे पहले के जो शासन करते थे वो बहुत अच्छे थे। उनको पता था कि इन्होंने 30-35 साल नौकरी की है, इनको आप शुरुआत के लेफ्टिनेंट कैप्टन के साथ कैसे रखें। वो तो हमारे पे कमीशन 3, 4, 5 के अंदर हमारी टेबल अलग हुआ करती थी और डायरेक्ट एंट्री से हमारी रेट ज़्यादा हुआ करती थी। मैं बोल रहा हूँ आप उनको ले लो ना, उस रेशियो से आज तक आ जाओ, तो आपको एक ऑनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे मिलेगा, पीछे नहीं मिलेगा। उस रेशियो से अगर आप आज आगे बढ़ाते हो तो आपका काम खत्म करना तक भी जितना हो सके इनका दमन करो। तो हम तो दमन हो गया हमारा, लेकिन हमारी जो ये युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि हम लोग उस टाइम आए थे, अंगूठा टेक आए थे, अंग्रेज उठा के लेके जाते थे शरीर देख के, एजुकेशन नहीं, ये लड़ लेगा। उसके बाद में बोला ठीक है यार 5वीं क्लास तक की रखो, 5वीं क्लास रखी, फिर 8वीं रखी, फिर 10वीं रखी। आज पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमे होल्डर है। आज वो सारा आर्मी एक्ट पढ़ने के बाद में एनरोलमेंट में आते हैं। अब आप कहीं भूले हुए होंगे, हमने साइन कर लिया, वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको शक है तो चलते जाइए। लेकिन यहाँ पर आज मैं एक यक्ष प्रश्न खड़ा करता हूँ आप सभी के सामने।
मुझे पता नहीं आप कितने सहमत है कितने नहीं हैं कि ये अक्टूबर जा रहा है, 10 दिन बचे हैं, नवंबर दिसंबर और साल हो 14 महीने बचे हैं आपके पे कमीशन के। पे कमीशन ये गवर्नमेंट आपको 101% देगी नहीं, ये आपको देगी फिटमेंट फैक्टर। अब अगर फिटमेंट फैक्टर देगी तो जब लास्ट रेफरेंस लिया जाता ओआरओपी 3 का लिया जाएगा। जो अभी ओआरओपी 3 में आपका फिक्सेशन हो रहा है ये आपका लास्ट रेफरेंस अपना रेफरेंस है पे कमीशन के लिए। अगर खुदा न खास्ता अगर इस जिनके हिसाब से अगर आपको मतलब फिक्स कर दिया और वही आपका आगे उसी हिसाब से अगर आपका ये फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो कोई तो चला जाएगा चांद पे, कोई सूरज के ऊपर, कोई किसी को धरती पे जगह नहीं मिलेगी। इतना असंतुलित आपका पेमेंट हो जाएगा। क्या करोगे आप? क्यों कि आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज जो हमारे पूर्व सैनिक है वो अपनी अपनी धूनी रमा रहे हैं, चाहे घर में रमाओ, चाहे बाहर रमाओ, सेवा परिषद में रमाओ या कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ मनाओ, बीजेपी प्रकोष्ठ मंगाओ या अपना जो जिस किसी में भी आपको मनाना है मनाओ, खूब मनाओ। क्यों कि 80% ने अपना आइडियोलॉजी वो बना दिया है। तो क्या करोगे? आपके पास में आप 14 के बाद में देखा था आपने कितने अफसर निकले थे, जंतर मंतर में जगह नहीं थे अफसर और अफसर की लेडीज़ों को छोड़ के। आज कहाँ है? आज भी उनका आंदोलन चल रहा है। 4 आदमी बैठते हैं, 5 आदमी बैठते हैं, 1 आदमी बैठता है, 2 आदमी बैठता है, लेकिन वो जेसीयूज है, ओआर है, एनसीयू है, मुझे नहीं पता है, लेकिन दिल्ली वो आके बैठते हैं। चाहे दिल्ली 1 आदमी बैठ के फोटो खींच के वो सेंड करे अपने आका को। उनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल कर लिया उन्होंने। अब उनको पता चाहे कोई फिटमेंट फैक्टर आए ना अगला, इसी को मल्टीप्लाई करने से हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। हमने अपना काम था जो हमारा एक शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला था वो पीछे रहा हुआ था, उसकी सर्विस भी हमने 14 साल कर ली, 14.5 साल कर ली है। अब 6 महीने 1 साल तो हम कैसे भी करके गवर्नमेंट से मनवा लेंगे और वो 15 साल होते ही वो भी पेंशन का हकदार हो जाएगा। यानी कि कोई अधिकारी पेंशन के बीच में बगैर नहीं रहेगा ये आने वाले पे कमीशन में। लेकिन उल्टा यहाँ पे सारी सेना खाली हो रही है और उसकी जगह 4 साल के हमारे अग्निवीर जा रहे हैं। और अग्निवीर इस तरह से बैठ जाते 8-10 साल के अंदर सेना के अंदर सारा का सारा जो सेना का अपना एक स्टेटस होता है, एक वो होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। जो नेपाल की जितने भी गोरखा रेजिमेंटें हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेपाल ने तो मना कर दिया अग्निवीर नहीं देंगे। अब नहीं देंगे तो वो रिप्लेसमेंट नहीं होंगे, रिप्लेसमेंट नहीं होंगे तो फिर आप कहाँ से लाओगे नेपाली आयो रे, नहीं मिलेंगे आपको। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि पीसीडीए इलाहाबाद इस 98 को मतलब ये वो तो खुद नहीं लेकर आया, सरकार ने आदेश दिया। ये किसी का तो ये किस उत्पत्ति का दिमाग है और इसके बारे में सैन्य अधिकारी जानते हैं, जो बड़े बाबू बैठे हों नहीं जानते हैं। ये जो दिमाग है ये पूरा दिमाग उस सैन्य अधिकारियों का है कि कैसे आप दमन करके इनकार हमें दे दो। क्यों कि आर्मी एक्ट, आर्मी रूल, डीएसआर ये 3 नहीं बदलेंगे तब तक ये अंग्रेजों की वाली वही आर्मी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हिंदुस्तान का जो आज़ाद हिंद फौज का कानून लिया जाता, आज़ाद हिंद फौज को भारत की सेना बनाई जाती तो आज हालात और होते। अरे भाई झंडा फहरा रहे थे तो ये तो बैरिक में बैठे दारू पी रहे थे, ये आज़ादी की लड़ रहे थे क्या उस टाइम में जो भारतीय सेना थी? इन्होंने तो ब्रिटिश के आदेश के ऊपर हिंदुस्तानी को मारने का काम था इनका, जो भारतीय सेना थी। ब्रिटिश के आदेश के ऊपर किसी देश में जाके लड़ने का काम था, ये थी भारतीय सेना। तब ये भारतीय देश की ये जो भारत की सीमाओं की रक्षा वाली बात नहीं थी, समझे आप? पूरी टेरिटरी उनके पास नहीं थी, राजाओं महाराजाओं सबके पास में थी। जब भारत बना और जब भारत एक मुल्क बना, देश बना, और जब यहाँ पे लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र के अंदर जो इन बाबुओं को कंट्रोल करने के लिए एक और लोकतंत्र में प्रणाली बढ़ी, और उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? चुनाव।
और चुनाव के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे शरीफ हो, चाहे बदमाश हो, चाहे गुंडा हो, चाहे हत्यारा हो, चाहे छेड़खानी वाला हो, चाहे बलात्कारी हो, कोई भी हो, उसको अगर जनता ने चुन लिया तो पार्लियामेंट का, विधानसभा का मेंबर है और वो पढ़े लिखों को हाँकेगा, उनको नियंत्रण करेगा, उनको दिशा देगा और वो पढ़े लिखे उनके आगे सर्जी सर्जी करके नौकरी करेंगे। ये मुकद्दर हम अपना खुद चुनते हैं। और आज जो पीछे अभी आप देखेंगे तो उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि सरकार जिम्मेवार है। अरे सरकार कहाँ जिम्मेवार है यार? सरकार के साथ में आप जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते हुए जा रहे हो ना। आपके अंदर अगर 2 महीने पहले किसी का घर के अंदर कोई मौत हो जाती है तो शायद वो घर से बाहर नहीं निकलता। हमारे जमीर का, अस्तित्व का OROP की 3 के अंदर पूरा दफन कर दिया और फिर भी आप जिसने दफन किया उनकी जय जयकार करते हुए जा रहे हो। तो आपसे बड़ा बेशर्म कौन हो सकता है? बेशर्मी होंगे ना जो अगर मेरे साथी कोई, चाहे मैं हूं, भाई मैं सब कुछ तो खत्म कर दिया, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी आप जय जयकार करते हुए जा रहे हो। कई स्टेटों के अंदर आप खड़े हो सरकार के लिए, अपना जान देने के लिए, जान लेने के लिए, पूर्व सैनिक। तो जब आपको अपने हकों की चिंता नहीं है तो फिर हम तो सच बोलते रहेंगे। यहाँ पर 2 रूप सरकार के नहीं है, यहाँ पर 2 रूप सैनिक के खुद के हैं। उसको चाहिए भी और सरकार की गुलामी भी चाहिए, आका की गुलामी भी चाहिए, दोनों की गुलामी चाहिए। वो पीछे नहीं हटेगा, सब चाहिए उसको। संगठन के अंदर सरकार से पैसे चाहिए तो सरकार किसी आगे पीछे घूमना पड़ेगा, तो वो संगठन पैसे देगा, तभी तो उसमें से कुछ कमा पाएगा ना, नहीं कहाँ से कमाएगा। आजकल तो अभी जो ये 23 में जो धरना हुआ था, धरने के बाद तो लोग इतने चिढ़ गए हैं कि वो चंदा देने से भी मना कर रहे हैं। अब बच की सरकार, अब सरकार से भी दूर हो जाएंगे तो फिर चंदा कहाँ से मिलेगा? चंदा लेने के लिए हमें MP, विधायक, सरकार, इनके पीछे भागना पड़ेगा। इन जो हमारे तथाकथित नेताओं को, कौन से नेता? जो संगठन के अध्यक्षों को। ये दूर नहीं हो सकते, दूर हो जाएंगे तो इनको कुछ मिलेगा नहीं, इधर से चंदा आएगा नहीं, उधर से चंदा बंद हो जाएगा, संगठन कैसे चलाएंगे, इनका नाम कैसे होगा? सबसे इस सरकार ने या कोई भी सरकार ने JCO OR और उससे नीचे की रैंक को पूछ के कभी कोई पॉलिसी इस स्वतंत्र भारत में नहीं बनी है। जो सरकार ने चाहा आप पे थोप दिया, जिसका कारण था ब्रिटिश का कानून कि इनको यस सर के सिवा नो सर आता नहीं है। इसलिए ये वही करेंगे जो इनके अधिकारी बोलेंगे, इनके अधिकारी वही करेंगे जो इनको हम बोलेंगे। बस यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त। आप पीछे डेमो देखिए, एक मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में कैसे झूमते हुए, नाचते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने आपका रस्सा काटा, बढ़िया है। ऐसे ही MP में हुआ था, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऐसे ही और जगह पे हुआ था। चेहरे अब 2 हमने बनाए हुए हैं, उन्होंने नहीं बनाए हुए। वो तो खुला सामने लठ दे के आपको ले रहे हैं और शासन कर रहे हैं। बिगाड़ लो जो को बिगाड़ना, उनका कुछ कर सकते हो तो कर लो। जब 14 से लेके अभी 24 तक 10 साल में JCO OR की सिंगल एक छोटी सी मांग, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा चीज बोला कि यार अब थोड़े से बंदे बचे रिजर्विस्ट, उनको तो कम से कम एक सिपाही की 3 सब पेंशन दे दो, वो नहीं दे पाए। आपको युद्ध सम्मान देंगे अभी 15 लाख, आपको अभी और भी देंगे, ये बहुत बड़ी, ठीक है ना। 65-65 का फॉर्मूला महंगाई का भत्ते का था, वो 65-65 कर दिया, आपको बहुत बड़ा मिलेगा। 10 साल अभी परसों हो जाएंगे, 14 महीने के बाद में, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अभी 3 आपके और बच गए, तो आप 70% के अंदर ही रहेंगे महंगाई में। ऐसा इतिहास दिखा देना आप मेरे को आज़ादी के बाद। क्यों? इस सरकार के लिए कोई महंगाई नहीं है, इस सरकार के लिए कुर्सी वो महंगी है, उसको कितने में खरीदनी है उसके लिए पूरा धन इस सरकार के पास में है।
वो चाहे आपके हलक से अंदर हाथ डाल के निकाले, और चाहे आपको बुद्धू बना के निकाले, और चाहे आपको हटा के निकाले, वो निकाल लेंगे। आप कभी एक मंच पे होके कभी भी अपना हक नहीं ले सकते। क्यों? कि आप लोग एक मंच पे आने के हो ही नहीं। आओगे कहाँ से? आपको पड़ी अपनी अपनी। हर आदमी अपने आप को मतलब वो समझता है सुपीरियर। तो जब तक हर आदमी सुपीरियर है तो फिर आखिर सरकार सुनेगी किसकी? सरकार तो उसकी सुनेगी ना जो सबकी तरफ से 4 आदमी जाए और बात करे। और वो 4 आदमी, आप लोग कभी उन 4 आदमियों को चुनेंगे नहीं। अपने लिए हत्यारे बलात्कारी नेता चुन लेंगे, लेकिन अपने फायदे के लिए 4 आदमी चुन के सरकार के पास में आप नहीं भेज सकते। ये है आपकी रियलिटी, ये आपकी रियलिटी है, पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों की रियलिटी है कि अपने लिए 4 आदमी चुन के आप नहीं भेज सकते सरकार के पास में। ठीक है ना? और बाकी आगे आप देखिए अपनी, आप जो ECH आप ये पॉलिसी बनाई थी, क्या आपसे पूछ के बनाई थी? आपको खदेड़ के सरकारी हॉस्पिटलों से भी बाहर करना था, MS से भी बाहर करना था, और आपके पैसे काट के एक अच्छा सा अपना एक इस्टेब्लिशमेंट बनाना था जहाँ पर इन अधिकारियों का अपना वर्चस्व हो सके, नौकरियां लग सके, दोबारा ये इनरोलमेंट हो सके, और ये क्लिनिक के माध्यम से और घोटाले शुरू हो सके। आपको चंडीगढ़ का पता है कितना बड़ा घोटाला हुआ था? आपको याद है सर्वे रिपोर्ट एक, जिसके अंदर AMC का एक हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग्स पीछे से जो माल खरीदते हैं LP का, वो कंज्यूमनेशन 10 इंजेक्शन है, खरीदे गए 1000। एवरेज दे रहा हूँ कि 10% लगना साल में, 100% लिए तो 90% वो ओवरेज होके बाहर जाएंगे। पेमेंट गया, कमीशन मिला, बाहर जाएगा, जाने दो ना, कमीशन मिलना, हमें कमीशन खाना है। मोदी जी, आपका नाम लेके बोल रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि करप्शन को ख़त्म कर दोगे। करप्शन इस हिंदुस्तान की जड़ है जिस पे ये खड़ा है। ठीक है ना? ये 4 युगों के अंदर, यहाँ पहले काल नेमी हुआ करते थे या कुछ और होते थे, धीरे धीरे नाम बदलते गए, लेकिन हिंदुस्तान से वो मानसिकता, वो आदमी नहीं गए। और वो आज तो कई रूपों में हैं जिनको आप पहचान नहीं सकते। और आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि आपके खुद के कितने रूप सामने आ रहे हैं। लोग आपको भगवान भी मानते हैं, लोग आपको इंसान भी मानते हैं, लोग आपको देवता भी मानते हैं, और पता नहीं आगे लोग क्या क्या मानते हैं आपको, है ना? तो मुझे माफ़ करें, मेरे को इतना ही कहना था कि आप ECH की रिपोर्ट भी देखिए। ये एक ही है, लेकिन हर जगह यही हाल है, हर जगह ये हाल है। मैंने अपना कार्ड, अभी तक मेरे फैमिली के 4 कार्ड बने हुए हैं, 4 के 4 अभी तक मैंने खोले नहीं। क्यों नहीं खोले? कि मुझे पता है कि वहीं भेजना है, कि जाओ मार्केट से ले लो, फिर उसके बाद बिलिंग का करो, ये करो, वो करो। कौन करे भाई? इतना गाड़ी का तेल फूकेंगे, उससे अच्छा ये कि यहीं पास में जाके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा के 4 पैसे दे दो भाई, नसीब की बात है। ठीक है ना? सरकार से हम लड़ नहीं सकते, न कुछ कर सकते। जब नहीं कर सकते तो बस अपना सर्टिफिकेशन लो और आप चलते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब यहाँ पर मैं आपको एक और क्लियर कर दूँ कि नेशनल फेडरेशन ऑफ डिफेंस ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, अब ये जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है पूर्व सैनिकों का, जो कि ओनली ऑनरी कमीशन का है, और ये मतलब एक ही नेशनल है, मतलब ये। तो इसने 2/10/94 को एक चिट्ठी लिखा, और वो भी किसको लिखा है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को, कि भाई आपकी तरफ से बाकी सब मारे जा रहे हैं, बाकी सब मारे जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी मैं बाकी चिट्ठी को पढ़ने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके हेडिंग के अंदर ही वो सब दे दिया है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एनोमलीज इन 1 रैंक 1 पेंशन प्रीव्यू 3 इन रेस्पेक्ट ऑफ adversary affected honorary commission officers of Navy due to clause 3, 13 and 14 of naval instructions 15 capping their length of service only up to 30 years.
अब ये है जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को दिया गया है, अगर उनके अंदर दम होगा तो वो लड़ेंगे और इसको भी उठा के आगे तक लेके आएंगे, नहीं दम होगा तो इनको आगे जो मौका मिलेगा वो हमारे पे थोपते रहेंगे, हम चुपचाप सहन करते रहेंगे। क्यों कि हमारे अंदर एकता का अभाव है। हम इस जन्म में पूर्व सैनिक एक नहीं हो सकते, और जिसका कारण ये है कि आर्मी का स्ट्रक्चर अलग है, एयरफोर्स का स्ट्रक्चर अलग है और नेवी का स्ट्रक्चर अलग है। तीनों के टर्म्स एंगेजमेंट अलग है, इनरोलमेंट के अलग है, पेंशन के अलग है, प्रमोशन पॉलिसियाँ अलग अलग है। तो भाई हम तीनों एक कैसे हो सकते हैं? अपेंडिक्स बनाने चाहिए 3, आर्मी का आर्मी के हिसाब से, एयरफोर्स का एयरफोर्स के हिसाब से, नेवी का नेवी के हिसाब से। कम ज़्यादा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अपने अपने रैंक के हिसाब से सबको सही मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि ये चिट्ठी गई है और इसके अंदर जो भी है वो ठीक होगा, और आगे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और इसी लेटर के अंदर पैरा 4 के अंदर ये बताते हैं कि दैट इन दिस रिगार्ड इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म दैट दी 2019 जो OROP 2 थी, सिमिलर सिचुएशन केस वाज टेकन अप with competent authority by this federation in case of honorary flying officer, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नहीं, फ्लाइंग ऑफिसर, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट के बराबर जो एयरफोर्स का होता है, ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, एंड द एनोमली वाज सब्सिक्वेंटली रीसॉल्व्ड बाय द PCDAP इलाहाबाद UP बाय इश्यूइंग ए सर्कुलर नंबर 625 में, जो दिनांक 31/7/2019 को रिसोल्व की गई है, मानी गई है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं है? तो फोटोकॉपी ऑफ द सेड लेटर वो साथ में दिया हुआ है, और इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि उसी की तरह इसको भी आप ठीक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हाल ही में ये 15/10/2024 को PCDA इलाहाबाद का जवाब दिया है द प्रेसिडेंट श्री दिलेर सिंह पठानिया, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। और आपको ये भी पता है कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद BJP और RSS का ही अपना एक खड़ा किया हुआ संगठन है, जिसमें हमारे सारे सैनिक जो सदस्य होते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट भी यही था कि मिनिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सूबेदार मेजर ऑब्लिक रिसालदार मेजर इन द आर्मी 30/5/98 एंड ग्रांट ऑनरी लेफ्टिनेंट। ये ऑनरी लेफ्टिनेंट के बारे में था। रेफरेंस दिया योर लेटर नंबर जो भी है, 4 तारीख को निकला था, 5/10 को इन्होंने लिखा था। तो इन्होंने भी इसके अंदर जो जवाब वापस दिया है वो जवाब चौंकाने वाला है। और वो क्या है कि ये जो अभी OROP 3 है, OROP 3 है जो अपेंडिक्स X के ऊपर, ठीक है ना, दी गई है। और ये अपेंडिक्स S है के हिसाब से जो आपकी पेंशन फिक्स की गई है वो सही है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और नहीं डाल दी है, ठीक है ना। रिसालदार मेजर ऑनरी कैप्टन एंड इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी फ्रॉम 30/5/98 is 30 year only. Therefore, revised rate of pension under OROP WEF 1/7/2024 is in order, सही है, एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविज़न, जो भी प्रोविज़न किया गया था। लेकिन मैं अभी फिर बोल रहा हूँ कि इसके अंदर अब नेवी का ये एंगल लेके आ गए हैं। अब नेवी का एंगल लेके तो आ गए हैं, लेकिन क्या ये जानते नहीं हैं कि नेवी का पेंशन का टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्या है, इनरोलमेंट का टर्म्स एंगेजमेंट क्या है, उसको पहले कोट करो ना नेवी का अलग से, कि नेवी का पेंशन का टर्म्स एंगेजमेंट क्या है और नेवी का इनरोलमेंट का टर्म्स एंगेजमेंट क्या है, उसके बाद में इसकी बात करो। अब आप OROP दे रहे हो हमारे को इसके हिसाब से, आर्मी के हिसाब से, एंड इक्विवेलेंट आपने कर दिया एयरफोर्स ने भी, तो फिर अलग से ये 30 साल वो तो उनका तो सिपाही भी 28 से 30 साल है, तो फिर बाकी पूरी आर्मी को 28 से 30 साल का दो ना, ठीक है ना। उनका नायक हवलदार मतलब सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक 28 से 30 ही है, और दूसरा फिगर ही नहीं है। तो फिर पूरे OROP 3 को उसी हिसाब से दो ना,
ताकि चलो इनको छोड़ो, बाकी को जो अदर रैंक्स को तो फायदा हो। एक ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए आपने नेवी को याद कर लिया, क्या क्लाउज लिया है, और बाकी आर्मी के हिसाब से। तो जब ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए अगर आपने ये क्लाउज लिया है तो बाकी के लिए भी, सबके लिए ये क्लाउज ले लो ना, 28 से 30 सबके लिए ले लो, ठीक है ना। सिपाही से लेके और कैप्टन तक ले लो, पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन नहीं, आपने तो वही करना है जो आपको अपने आका बोलते हैं। तो स्वास्थ्यों थोड़ा नेवी के बारे में जान लीजिए कि भारतीय नौसेना में पेंशन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी कई सुविधाएं प्राप्त की जाती है। मर्चेंट नेवी ये नहीं होती है। भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण निभाती है, जबकि मर्चेंट नेवी व्यापारिक दुनिया की होती है। भारतीय नौसेना में स्थायी नौकरी होती है, वही मर्चेंट नेवी में कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है। मर्चेंट नेवी की सैलरी इंडियन नेवी की सैलरी से कई गुना अधिक होती है। इंडियन नेवी एक सरकारी नौकरी है, जबकि मर्चेंट नेवी में अधिकतर निजी कंपनियों द्वारा प्रतिबंध होते हैं। इंडियन नेवी में सैलरी छुट्टियों के बावजूद दी जाती है, हालांकि मर्चेंट नेवी में ये सुविधा नहीं होती है। इंडियन नेवी में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर रिटायरमेंट मिलता है, जबकि मर्चेंट नेवी में आप जब स्वस्थ हैं तब तक कार्य कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी में अफसर अपने जहाज पर परिवार को रख सकते हैं, वहीं इंडियन नेवी में आप थर्ड पर होते हैं तभी रख सकते हैं। इंडियन नेवी में भर्ती के लिए SSR, AA, CDO, MR और इंट जैसी परीक्षाओं में बाद शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं देनी होती है। वहीं मर्चेंट नेवी में भर्ती के लिए मरीन इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी होती है। इंडियन नेवी में आपको अनुशासन, सम्मान, देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है, वहीं मर्चेंट नेवी में आपको आर्थिक रूप से मजदूरी मिलती है। मर्चेंट नेवी की तुलना में इंडियन नेवी को एक सम्मानजनक पेशा माना जाता है, लेकिन इसमें इंडियन नेवी के मुकाबले सम्मान की दृष्टि कम होती है। मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी से अलग रैंक होते हैं। मर्चेंट नेवी में रैंक अलग होती है, इसमें रैंक अलग होती है। युद्ध में इंडियन नेवी देश की रक्षा करते हैं, तो वहीं मर्चेंट नेवी युद्ध के सामानों और लोगों को युद्ध व स्थिति से दूर पहुंचने का कार्य करते हैं। तो ये है, मतलब इनकी है, और 60 साल तक आप इसमें ये नौकरी कर सकते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर इनका टर्म्स एंगेजमेंट है वो 28 से 30 क्यों है, ये समझ से बाहर की बात है। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गृह मंत्री अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने आदमी समझ लो, सारे अपने आदमी समझ लो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद। किंग के देखो नंबर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कार्यकर्ता पार्टी है बीजेपी, कार्यकर्ता कांग्रेस वाला भी होगा, कार्यकर्ता सारे बराबर से 2 महीने का छोड़ के कोई बीजेपी का है, कोई का पर कम लोग तो नहीं हुआ है। की फोटो लिया, अरे कम लोग थोड़ी तो सामने रहना है, फिर उदा की फोटो लेके फोटो नाल से तो शांति को की अरे वो पैर पकड़ लेगा, तेरे पैर पकड़ लेगा वो ईसाई आदमी। सुनील नंबरदार इसकी माँ मर गई, अरे माँ मरे बस लिए फोटो खिंचवा दे उसको लेके माँ की कसम नहीं ना, मैं जूनियर है वो एक दिन Sorry, darling.
भाई सामान हाथ में काट के रखो, बटवे बुटवे जो भी सामान आके टाइम लगेगा नहीं। अपना सामान हाथ में काट के रखो भाई, बार बार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, हम आज पहुंचे थे ECHS पॉलीक्लिनिक भिवानी, जहां पर पूर्व सैनिकों के लिए जो फैसिलिटी ECHS की लागू की गई है उसकी, और उसमें भी आने का मेन मकसद था कि सुबह मेरी खुद मदर आई थी, वो दवाई लेके गई, कुछ दवाई मिली, कुछ नहीं मिली, कुछ लोकल परचेज कराई। उसके बाद जैसे ही माँ बाहर निकलती हैं तो उनको एक कार्ड दे दिया जाता है हॉस्पिटल का। उस हॉस्पिटल का कार्ड भी मैं आगे वीडियो में लगाऊंगा, और बता दिया जाता है कि भाई आपको रेफ़र की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फ़ोन करें, हमारी सेटिंग है, ये है, वो है। और मदर वो कार्ड ले जाके मेरे को दे देती है। तो वो उसकी कंप्लेंट करने के लिए मैं यहाँ आया भिवानी ECHS OIC के पास, कंप्लेंट रजिस्टर करी। तो यहाँ पे मेरे को और एक माताजी मिली जिनकी एज मैं बताऊँ तकरीबन 58 साल, इनके कार्ड के हिसाब से इनकी एज 58 साल है। सुशीला देवी हैं। और कहाँ से हो जी आप? हनुमान गेट पीपलीवाड़ी चौड़ी से ये यहाँ पर आए हैं। जो इनकी समस्या है वो भी इनसे जानेंगे, लेकिन पहले मैं मोटी मोटी समस्या बता दूं। इनको जो दवाई डॉक्टर के द्वारा दी गई है उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 दवाइयाँ हैं। 9 दवाइयों में से 3 टैबलेटें इनको दे दी गई और 6 टैबलेट ये बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं। इन्होंने NP अगर आप वीडियो में देखोगे NP लिख दिया, N ने लिख दिया कि नॉट अवेलेबल। और जैसे ही ये ECHS OIC के पास जाते हैं तो वहाँ से बताया जी कोई समस्या नहीं है, अब LP कर लो। अब समस्या सुशीला देवी जी को ये आ रही है कि भाई मैं ये LP क्या होता है, कैसे करें, क्या डॉक्यूमेंट, कहाँ से पैसे ले आएँ, ये क्यों खोल रखा है। तो इनसे बात करेंगे कि इनको बीमारी क्या है और ये समस्या क्या आ रही है। ECHS के अगर अधिकारी वीडियो को देखते हैं तो कृपया इसका समाधान जल्द से जल्द करें कि भाई ये LP क्यों करनी पड़ रही है। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते जी। क्या नाम है जी? जी सुशीला। सुशीला जी कहाँ से आए और क्या बीमारी है? हनुमान गेट पे प्लेट जोड़ जी, मेरा सारा शरीर अकड़ा पड़ा, साल 3 हो गए। अच्छा। आराम नहीं हो रहा, दवाई हुआ पड़ता है। वहाँ तो दवाई कौन दे, मैं नो का दे, बस है ही नहीं दवाई, एक तो दवाई दे कर भेज दे हैं। अब आप गए थे ऊपर कर्नल साहब के पास, तो वो क्या बोले? वो क्या बोले, अब LP के रख के हुआ LP मन तो कौन मेरा भाई। अच्छा। हाँ फिर तो अब आप क्या करोगे? इस दवाई को कहाँ से कैसे क्या करेंगे? तो भाई मैं के घर में पीछे ले आऊंगी, फिर ले आऊंगी दवाई मोल, और क्या करेंगे? मोल लोगे यानी कि। तो कितनी बार आपको ये बताया गया कि भाई दवाई नहीं है? दवाई कई बार कह दिया जी, कागज कुगज तो बात है तो घर में पड़े हैं, दवाई मिला ही को नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, दवाई मिलती 1 2 दवाई दे दे हैं। अच्छा। इवन 9 10 लिख रखी, इवन मतलब 3 दे दी। अच्छा। उन तक के आराम होगा फिर, और बाकी नहीं दिए। हाँ। तो आप मैं क्यों सारा देश बैठा हुआ है, नुए रो है। आप क्या कहना